दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 50 पन्ने पढ़कर थक गए हो। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट हो या सीबीएसई या कोई भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम, मोस्टली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच अंतर हर दूसरे साल पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ एक पेज के नोट से हम पूरा बीओपी का टॉपिक जड़ से खत्म कर देंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं क्या है बीओपी। तो तो बीओपी होता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब एक मान लेते हैं एक स्टेटमेंट है। क्या करता है? ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को? जो हमारे देश और दुनिया के बीच हुई है। मतलब अगर इंडिया का कोई भी ट्रांजैक्शन है जो अलग अलग कंट्रीज के साथ हुआ है, तो उनको उन ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट तो होंगे ही, इन्हें हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट यानी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट करंट अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। पहले देखते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जिनसे ना तो गवर्नमेंट की असेट और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ना तो कोई असेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। वहीं पर अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जिनसे या तो सरकार की असेट में चेंज हो रहा है या फिर सरकार की लायबिलिटीज में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट। अब वन बाय वन देखते हैं कि करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटस इफेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड इन गुड्स। गुड्स यानी विजिबल आइटम्स जिसे हम बेच या खरीद सकते हैं। तो अगर हमारे देश से गुड्स का एक्सपोर्ट होता है या फिर गुड्स का इंपोर्ट होता है तो उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। वहीं दूसरा क्या है बैलेंस, दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज होती है इनविजिबल इन नेचर, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती। लाइक एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करता है, लाइक टीचर है जो आपको पढ़ाता है, लाइक लॉयर है जो आपके लिए केस लड़ता है। इसमें आपको वो कुछ देता नहीं है बट एक सर्विसेज होती है जो दिखाई नहीं देती बट उसका आपके ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो इनको भी हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? तो इसको हम लोग करंट ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। लाइक एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ दे तो रहा है लेकिन बदले में कुछ ले नहीं रहा है। लाइक गिफ्ट। गिफ्ट हमेशा वन साइडेड होता है। दूसरा रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? तो मान लो कोई इंडिया से दूसरे देश में काम के लिए गया और वहां पर वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है और वहां से अर्निंग करता है। अगर उस अर्निंग का वो कुछ हिस्सा अपने पेरेंट्स को यहाँ पर पैसा भेजता है तो उसे कहते हैं हम लोग रेमिटेंस। रेमिटेंस भी कोई फैक्टर सर्विसेज में नहीं आता है या फैक्टर पेमेंट में नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ वन साइडेड पेमेंट है, एक तरफा भुगतान। तो ये तीन ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में आते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि करंट अकाउंट के अंदर आने वाली तीन आइटम्स कौन कौन सी है। तो फर्स्ट होता है विजिबल यानी कि गुड्स, सेकंड होता है इनविजिबल यानी कि सर्विसेज, और थर्ड होता है करंट ट्रांसफर यानी कि वन साइडेड या यूनिलेटरल ट्रांसफर। रेमिटेंस वर्ड बहुत याद रखना, रेमिटेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ और देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो मैंने अभी बताया कि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जिनसे असेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है या चेंज होती है। इसमें सबसे पहला पार्ट है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स क्या होती है? तो जब आप किसी से पैसा लेते हो उधार तो उसे बोरोविंग्स कहते हैं, और किसी को उधार देते हो तो उसे लैंडिंग कहते हैं। बोरोविंग या लैंडिंग दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस।
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का मतलब क्या है कि आप किसी से उधार ले रहे हो, और वो क्यों ले रहे हो, तो क्योंकि आपको अपना कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो उस केस में कोई भी आपको जो लोन देगा उसका इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपका भी बेनिफिट हो रहा है उससे। बट दूसरी साइड होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस, लाइक हमारे देश में कुछ भला करने के लिए उसके लिए कोई असिस्ट करता है और उसके लिए कोई लोन देता है, लाइक जापान ने इंडिया को दिया। किस लिए? तो जापान ने हमको दिया बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम, नॉमिनल या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसीलिए उसे असिस्टेंस कहा जाता है, बोरोविंग नहीं कहा जाता। तो दोनों पार्ट हैं बोरोविंग्स के ही, बट हाँ एक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और दूसरे में इंटरेस्ट रेट कम है। अगर बोरोविंग क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट पर। तो दूसरा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई क्या है? तो एफडीआई का मतलब है जब कोई बाहर से व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन आता है और यहाँ पर हमारे देश में अपना बिजनेस लगाता है। वहीं एफआईआई, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ये क्या है? तो जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है और यहाँ के कंपनी में सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं एफआईआई। दोनों के बीच डिफरेंस है कि एफडीआई जो होता है उसमें एक ओनरशिप बढ़ जाती है बाहरी व्यक्ति की, बट एफआईआई में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसको अगर डिटेल में जानना हो कि एफडीआई एफआईआई में क्या डिफरेंस है, तो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है। और लास्ट है चेंजेस इन फॉरेन रिजर्व। तो जब पैसे ज़्यादा या कम होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो उस केस में आरबीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस कराई जाती है, यानी फॉरेक्स का पेमेंट या रिसीव होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। लाइक हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में फॉरेक्स का रिजर्व हमारे पास बढ़ जाएगा। वहीं अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो फॉरेक्स का रिजर्व हमारे देश में घट जाएगा। और आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स रहता कहाँ पर है, कस्टोडियन कौन है फॉरेक्स का? तो आरबीआई है फॉरेक्स का कस्टोडियन। ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे टर्म की ओर, जो कि है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। इसके बारे में देखते हैं। तो बात चाहे करंट अकाउंट की हो या फिर कैपिटल अकाउंट की, दो साइड होती है, एक होती है कैपिटल साइड, एक होती है एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। ये क्या है? तो अगर हम बात करें कि हम लोग कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जिसमें हमारे पास से पैसा जो है वो जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उस केस में उसे हम डेबिट साइड में डालेंगे। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे पैसा जो है वो आ रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ये बात ध्यान रखना। आप कभी कभी गलती करते हो अकाउंट्स के स्टूडेंट कि वो याद करते हैं अपना फर्स्ट रूल, गोल्डन रूल जो था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर बोलेंगे डेबिट में सर यहाँ आउटफ्लो कैसे आ रहा है। या दूसरा पढ़ेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट और यहाँ बोलेंगे इनफ्लो कैसे आ रहा है। तो आप थर्ड रूल पढ़ो। थर्ड रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो रूल यहाँ पर लगता है। फिर से रिपीट करते हैं। डेबिट में सारे आउटफ्लोज होंगे और क्रेडिट में सारे इनफ्लोज होंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, मशीनरी का इंपोर्ट किया है, तो मशीनरी का इंपोर्ट किया है तो ये एक विजिबल आइटम है तो करंट अकाउंट में आना चाहिए, और साथ में इंपोर्ट हुआ है तो मनी जो है उसका आउटफ्लो हुआ होगा तो इसको डेबिट में आना चाहिए। तो ध्यान रहे ये करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि सरकार ने दूसरे देश से या किसी इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ से बोरोविंग ली, तो बोरोविंग ली है तो इससे हमारे देश की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट में आएगा तो कैपिटल अकाउंट में भी कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? तो इसकी वजह से हमारे पास पैसा इनफ्लो हुआ है तो इसके क्रेडिट में आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस पार्ट की तरफ जिसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा करंट अकाउंट का पार्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली होता क्या है? तो हमने पढ़ा कि करंट अकाउंट में एक होते हैं विजिबल आइटम्स,
विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, और गुड्स का होता है देश में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हम यही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस चेक करें तो जो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, और उस केस में हमारे देश में इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसीज का। वहीं अगर हम बात करें अनफेवरेबल की तो ये कब होगा? जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट से, और उस केस में क्या होगा? आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर ले रहे होंगे सामान। तो आई थिंक आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड क्लियर होगा कि ये क्या है, डिफरेंस है किस किस के बीच में, तो गुड्स के एक्सपोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट के बीच में। अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, और अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए। तो अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस किसके बीच में डिफरेंस, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में। अब वही कॉमन सी बात है, हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट थे, एक करंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का पार्ट था विजिबल और उसका डिफरेंस था हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है एक छोटा सा नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है। दूसरा हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स आए, बट करंट अकाउंट में तो और भी ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक सर्विसेज होती है, लाइक यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं आते बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सब भी इंक्लूड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों आते हैं। हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट। हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल अनफेवरेबल तब होता है जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली देखा जाता है, यानी एक्सपोर्ट जब ज़्यादा हो तब फेवरेबल होता है, और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए तो अनफेवरेबल होता है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ये नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ क्या है वो हमें थोड़ी देर बाद देखेंगे, कब फेवरेबल कब अनफेवरेबल होगा। तो कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपको मेन मेन चूज करने हैं जिनको ध्यान रखना है। लाइक बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों गुड्स होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वाइडर कंसेप्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम। अब बीओपी इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है और डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बट हाँ, अकाउंटिंग सेंस में अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम होता है, कैसे अभी बताऊंगा। और इकोनॉमिक सेंस में देखें तो इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम दोनों हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है? तो जब बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू 0 हो, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। कैसे? तो मान लेते हैं 500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जिसके थ्रू 500 रुपए आ गए, और वहीं पर बोरोविंग कर ली 500 रुपए की, तो 500 रुपए कैपिटल अकाउंट के थ्रू चले गए, तो हमारा बैलेंस बच गया 0। तो ना फायदा ना नुकसान, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। बट डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाए जो 0 थी, या फिर नेगेटिव आ जाए, दोनों ही केस में डिसइक्विलिब्रियम हो। जब पॉजिटिव आती है तो उसे हम बोलते हैं सरप्लस ऑफ बीओपी, नेगेटिव आती है तो उसे बोलते हैं डेफिसिट ऑफ बीओपी या बीओपी डेफिसिट, ठीक है। अकाउंटिंग सेंस में हमेशा 0 होता है, बात ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली इकोनॉमिक सेंस में सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है। जब सरप्लस कब होगा? जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का सम जीरो से ज़्यादा हो, यानी कि पॉजिटिव हो। और उस केस में क्या हो रहा होगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा होगा। वहीं डेफिसिट कब होगा? जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज लेस देन जीरो हो या नेगेटिव हो। और इस केस में क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसीज होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो आई होप आपको क्लियर होगा इक्विलिब्रियम कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉजेज ऑफ बीओपी डेफिसिट। कि अगर डेफिसिट हो रहा है, यानी कि देश में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट की वजह से आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है फॉरेन करेंसीज का, तो ये हो क्यों रहा है? तो इसके कुछ फैक्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसा फर्स्ट लिखा हुआ है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है? तो लेट सपोज देश के अंदर जो प्राइजेज हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो ज़्यादा हो जाए। तो अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति हमसे गुड्स या हमसे सर्विसेज लेने से बचेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। और उस केस में हमारे देश से एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे। वहीं हमारे देश के लोगों को क्या लगेगा कि अच्छा, इंडिया से बाहर तो प्राइजेस कम है क्योंकि बढ़े तो इंडिया में प्राइजेस हैं। तो वो उस देश से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर लेगा। और इंपोर्ट करेगा तो उससे फॉरेन करेंसीज बाहर जाएगी। जब एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो डेफिसिट हो ही जाएगा। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? तो जब किसी भी बाहरी व्यक्ति को लगता है कि किसी इकोनॉमी के अंदर पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही है और वो खत्म हो जा रही है। लाइक पाकिस्तान का आप एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपने पूरे 5 साल नहीं कर पाती है, तो उस केस में कोई भी कंपनी उस देश में इन्वेस्ट करने से बचती है, क्योंकि वो सोचती है कि हो सकता है मैं इस करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देख के इन्वेस्ट करूं और ये साल भर बाद गायब हो जाए गवर्नमेंट ही और दूसरी गवर्नमेंट बने और उसकी पॉलिसीज कुछ अलग हो, तो मेरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। तो इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं और उसकी वजह से फॉरेन करेंसी नहीं आता, बीओपी डेफिसिट में चला जाता है। तीसरा क्या हो सकता है? सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या हो सकता है? लोगों के टेस्ट बदल जाए, लोगों के खान पान का तरीका, पैटर्न ऑफ डिमांड बदल जाए, तो उसकी वजह से भी क्या कर सकता है इंसान कि ज़्यादा चीज़ें हो सकता है बाहर की खरीद रहा हो। और बाहर की जब खरीदेगा तो उससे देश में इंपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से बीओपी डेफिसिट हो जाएगा। लाइक आज के टाइम पे आप देखते हो कि मोस्टली चाइना के प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, फिनिशिंग अच्छी होती है। अब उसकी वजह से हमारे को मज़ा तो आ रहा है, लेकिन साथ में इकोनॉमी के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, फॉरेक्स का आउटफ्लो हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिससे बीओपी डेफिसिट में जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट हमारा ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स को। ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या होता है ऑटोनॉमस और क्या होता है एकोमोडेटिंग आइटम्स। तो वन बाय वन देखेंगे। तो आप ये समझो कि पब्लिक जो भी ट्रांजैक्शन करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। चाहे वो कोई एक्सपोर्ट कर ले, चाहे वो कुछ इंपोर्ट कर ले। और पब्लिक चाहे एक्सपोर्ट कर रही हो चाहे इंपोर्ट कर रही हो, उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर किसी को लगता है कि दूसरे देश में सस्ता माल मिल रहा है तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और लगता है दूसरे देश में ज़्यादा माल सस्ता बिक रहा है, सॉरी महंगा बिक रहा है, तो वो लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। बट मोटिव अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? तो या तो पब्लिक गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी या फिर सर्विसेज को। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि गुड्स या सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। बट वहीं अगर हम एकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब इसकी वजह से बीओपी डेफिसिट होगा या बीओपी सरप्लस होगा। लाइक यहाँ मैं लिख देता हूँ, बीओपी का मिला जुला के होगा क्या? डिसइक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता है, रेयर केस है। क्योंकि अगर ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर दिया तो बीओपी सरप्लस, ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो डेफिसिट। अब दोनों ही केसेस में बैलेंस करने के लिए अकाउंटिंग, अभी हमने पढ़ा था कि बीओपी इक्विलिब्रियम होता है अकाउंटिंग सेंस में। तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स की जाती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है। जिसका मोटिव होता है बीओपी को
इक्विलिब्रियम में लाना। तो इसके लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है उन्हें कहा जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इसमें सरकार गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं भेज रही होती, इसमें सरकार आरबीआई के द्वारा फॉरेक्स का रिजर्व भेज रही होती है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को बॉर्डर पार करते हुए नहीं देखते, बट आरबीआई के द्वारा जस्ट फंड का ट्रांसफर होता है। आई थिंक ये आपको चार डिफरेंस क्लियर हुए होंगे कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पब्लिक के द्वारा किया जाता है, एकोमोडेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, एकोमोडेटिंग प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया जाता। ऑटोनोमस में गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं, एकोमोडेटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फॉरेक्स यानी कि फंड का ट्रांसफर होता है अक्रॉस द बॉर्डर। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं, एकोमोडेटिंग जो होते हैं वो डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने के लिए किए जाते हैं। और देखने हैं अगर आगे तो और हम ये देख सकते हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो है उसमें करंट अकाउंट भी इन्वॉल्व है प्लस कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है, बट एकोमोडेटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने समझा था कि इसमें चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व भी आता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट की जो हमारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है उन्हें हम अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं और हमारे एकोमोडेटिंग को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो आपको बीओपी में कोई दिक्कत हो नहीं सकती। वन बाय वन हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा आज। हमने पहले देखा बीओपी होता क्या है, तो एक रिकॉर्ड होता है जो रिकॉर्ड क्या शो करता है, तो इंडिया के अलग अलग देशों के साथ हुए ट्रांजेक्शन को। फिर हमने देखा कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं बीओपी के, तो करंट अकाउंट जिसमें असेट एंड लायबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वहीं कैपिटल अकाउंट जिसमें सरकार के असेट या लायबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट के तीन आइटम्स कौन कौन से थे, तो गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन कौन कौन थे मेन से, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेक्स रिजर्व का चेंज होना। फिर हमने देखा बीओपी इक्विलिब्रियम होता है, तो हाँ अकाउंटिंग सेंस में हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, बट इकोनॉमिक सेंस में सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है। फिर हमने देखा कि डेफिसिट क्यों होता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से और सोशल फैक्टर की वजह से। हमने देखा बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो बीओटी सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेता है, बट बीओपी गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेता है। ठीक है, बीओटी एक नैरो कंसेप्ट था और बीओपी एक वाइडर कंसेप्ट था। फिर हम लोग आए ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स पर। ये क्या थे, तो ऑटोनोमस आइटम्स जो कि हमारे पब्लिक के द्वारा किए जाते हैं और बीओपी डेफिसिट का कारण बनते हैं, या बीओपी सरप्लस का कारण भी बन सकते हैं, बट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स सरकार जो उनके बाद ट्रांजेक्शन्स करती है कि बीओपी का कैसा स्टेटस है उसको देखते हुए, तो उसको कहते हैं हम लोग एकोमोडेटिंग आइटम्स। ये हमेशा बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि बीओपी का चैप्टर क्या है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इकोनॉमिक के ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए आप इको वाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।